हेलो। तो वाली फेज चल रहा था, पाली फेज में मैंने इससे पहले स्टार कनेक्शन को समझाया था और उसको पूरा करा दिया था। उसमें स्टार कनेक्शन में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम चलते हैं डेल्टा कनेक्शन में, न्यू टॉपिक में चलते हैं। इससे पहले हम एक आध क्वेश्चन कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करते रहना है निरंतर, ताकि वो क्वेश्चन आए तो आप बहुत जल्दी ही बना सकें। 3 फेज क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्शन, 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज मतलब दो फेज के बीच का लाइन वोल्टेज, वायर के मध्य का वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कितना है 440 दे देते हैं, 440 वोल्ट है। तो हमको निकालना क्या है, फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। तो फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट हो तो फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए इसको। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये तो आपको पता है कि जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें जो लाइन वोल्टेज होती है तो फेज वोल्टेज का कितना गुना होता है। तो मैं लिखा था जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। कितना होता है, √3 गुना होता है। तो हमको क्या निकालना है, फेज वोल्टेज निकालना है और हमको लाइन वोल्टेज दिया है। तो लाइन वोल्टेज हमको कितना दिया है, 440 दिया है। अंडर रूट को हम ला लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं √3 को, तो हमको ई फेज निकल आएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, इसको निकल जाएगा जो भी होगा। तो इसको अंडर रूट का मान रख सकते हैं 440 1.732। इसको भाग देंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये 44 हो गया और 17.32 इसका भाग दे देंगे तो जो भी आपका निकलेगा 240 या 45 के आसपास जो भी आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन आते हैं और एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का रहेगा। हमको दिया है स्टार लोड के प्रत्येक फेज का इम्पीडेंस यदि 3 फेज स्टार लोड के प्रत्येक फेज का इम्पीडेंस कितना दिया है, ले लेते हैं। हाँ 8 ऑपरेटर J 6 इम्पीडेंस, प्रत्येक फेज का इम्पीडेंस इतना दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो उसकी
तो उसकी हमको लाइन करंट पावर फैक्टर और पावर ज्ञात कीजिए, इतनी चीज़ें ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए इसको। तो इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से आपको जैसे इतना बड़ा है ना, 3 चीज़ें दे दिया, लाइन करंट दे दिया, पावर फैक्टर दे दिया, पावर दे दिया, तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो पूरा नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ लेगा या तो फिर ये पूछ लेगा, या तो फिर जब इसको पूछ लेता है तो ये निकलने के बाद ही ये हमको निकल पाएगा। तो आपको कोई एक ही पूछेगा, पूरा चीज़ नहीं पूछेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले तो हमको लाइन करंट चाहिए। क्या चाहिए, लाइन करंट चाहिए। हमको दिया क्या है, यहाँ पास हमको एम्पीडेंस दिया है। तो इस प्रकार से परिपथ बना के आपको दिखाते हैं कि एम्पीडेंस दिया है यहाँ पास, किसमें बोला है, स्टार कनेक्शन। तो हमको स्टार कनेक्शन ही बनाना है, स्टार कनेक्शन ही बनाना है हमको। ये हो गया हमारा कोई लोड, और इसमें क्या है, एम्पीडेंस है। एम्पीडेंस कितना है, प्लस ऑपरेटर J6 इतना है, यहाँ पास भी उतने हैं, यहाँ पास भी उतने हैं, एम्पीडेंस है। अब ये कैसे जुड़े हैं, कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं। अब इसमें जो एम्पीडेंस होता है, तो एम्पीडेंस हमारा लाइन को होता है कि फेज को होता है। तो एम्पीडेंस आप देख रहे हैं, एम्पीडेंस फेज को होगा, लाइन को आपको नहीं बोल देना है कि यहाँ पास लाइन L1 है और L2 है और L3 है तो इसके बीच का एम्पीडेंस है, नहीं, इसके बीच का नहीं होता, कहीं नहीं होता। आपको यहाँ पास न्यूट्रल मिल रहा है सीधे, तो इस न्यूट्रल और यहाँ फेज के बीच का, मतलब जो एम्पीडेंस होता है ये न्यूट्रल और फेज के बीच का एम्पीडेंस होता है, लाइन का नहीं होता। लाइन का आप निकाल लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपका फेज में एम्पीडेंस दिया है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, लाइन करंट निकालना है। तो लाइन करंट का क्या फार्मूला होगा, जो इसमें लाइन करंट होती है वही फेज करंट भी होती है, स्टार कनेक्शन में बता रखा हूँ। तो जो लाइन करंट होती है वही क्या होती है, फेज करंट होती है। लाइन करंट ही क्या होती है, फेज करंट होती है। तो लाइन करंट हमको निकालना पड़ेगा। तो लाइन करंट निकालने के लिए हमको I बराबर क्या होता है, V फेज और इम्पीडेंस फेज। तो पहले हमको फेज में निकालना पड़ेगा, हमको फेज में निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज हमको क्या दे रखा है, वोल्टेज हमको दिया, हाँ वोल्टेज भी यहाँ लिखना है आपको 400। वोल्टेज तो मैं लिखा नहीं, वोल्टेज 400 होगा। वोल्टेज कितना आपको लिख लेना है, 400 वोल्ट। 400 वोल्ट यहाँ पास वोल्टेज भी लिख लेना है। इन दोनों के बीच का क्या है वोल्टेज, इन दोनों के बीच का वोल्टेज जो होगा, लाइन के बीच का वोल्टेज दिया है, तो हमको लाइन के बीच का वोल्टेज है। और हमको वोल्टेज यहाँ पास फेज में मांगा है, तो हमको फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, पहले हम वोल्टेज को फेज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा अभी कैसे है, लाइन में है। तो लाइन वोल्टेज बराबर कितना होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही चीज़ था। तो यहाँ पास हमको लाइन वोल्टेज दिया है और फेज वोल्टेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा, लाइन वोल्टेज यहाँ पास दिया है हमको, लाइन वोल्टेज कितना दिया है, 400 दिया है, और हमको क्या चाहिए, फेज वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पास V बराबर, ये फेज हो गया, इसको इधर ला लेंगे, √3 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमको फेज वोल्टेज मिल गया। यहाँ पास हम फेज वोल्टेज का मान रख देंगे। अब हमको एम्पीडेंस चाहिए, तो एम्पीडेंस का मान ये है। तो Z बराबर क्या होता है, इसकी तो खूब प्रैक्टिस कर लिए हैं आप। तो Z बराबर होता है R² प्लस XL, जो भी हो, X², चाहे प्रतिघात हो चाहे इंडक्टर हो। तो इसमें रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 रखेंगे, यहाँ 6 रखेंगे, 8 × 28 = 64 हो जाएगा,
और प्लस 6 छक्का 36 हो जाएगा, तो 100 का कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो करंट जो हमारी होगी 10 एम्पियर होगी। तो यहाँ पास हम एम्पीडेंस जो होगा तो 10 ओम होगा। तो यहाँ पास एम्पीडेंस का मान और यहाँ पास क्या, इस वोल्टेज का मान, इसको दोनों को पुट करते हैं। वोल्टेज हमारा 400 √3। अब इसके जो इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस जो है तो हमारा कितना है, 10 है। अब इस शून्य से इस शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना, 40 √3 बचेगा। तो हमको जो फाइनली बचेगा 40 √3 बचेगा। इतना बच्चा क्या, हमारा करंट हमारी निकल के आ गई इतनी एम्पियर। तो हमारी जो करंट है, एक कौन सी करंट है, लाइन करंट है। लाइन करंट है, फेज करंट दोनों बराबर होते हैं किसमें, स्टार कनेक्शन में। तो लाइन करंट ही फेज करंट है, वैसे भी मैंने लाइन करंट ही निकाला है। अब इसमें हमको चाहिए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर चाहिए, तो पावर फैक्टर चाहिए, तो पावर फैक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, पावर फैक्टर के लिए हमको चाहिए होता है cos फाई बराबर होता है R/Z। तो R का मान कितना है, 8 है, Z का मान कितना है, 10 है। तो हमको कितना निकल आएगा पावर फैक्टर, 0.8। Z का मान 10 है, मैंने निकाला, और 8 यहाँ पास ओम का मान है। तो पावर फैक्टर 0.8 निकल आया। तो मेरा पावर फैक्टर भी निकल आया। अब हमको चाहिए पावर। तो पावर के लिए क्या चाहिए होता है, क्या करना होता है, तो पावर के लिए करना ये होता है कि P बराबर VI cos फाई। भी का मान हम रख देंगे कितना, पावर 3 फेज की पावर है तो √3 भी लगता है, पता ना, √3 भी लगता है, √3 P बराबर। ओके, तो ये जो पावर होती है ना, तो पावर लाइन की होती है, पावर यहाँ पास लाइन की होगी, IL/VL लाइन की पावर होगी। तो यहाँ पास जो लाइन की पावर होगी तब तो √3 लगा है, तो यहाँ पास क्या हो जाता है, हमारा √3 हो जाता है। इसको मैं ऊपर लिखना चाहिए हमको, तो इसको इरेज कर देता हूँ ना, उसको आप उतार लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पास P बराबर होता है √3, VL का मान कितना है, 400 है। ओके, I का मान कितना है हमारा, I का मान है 40/3 है, 40/3। cos फाई का मान कितना है, 0.8 है। कुछ हमारा कट रहा √3 से √3। अब इसमें जो 40 है तो एक शून्य इसको दे दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 चौका 32 और 32 चौका 128, तो 128 हो गया। 2 शून्य है तो 2 शून्य को उतार दिया। 12,800 क्या हो गई हमारी पावर। पावर किस में होती है, ओम में, एम्पियर में। पावर किस में होती है, ओम में, एम्पियर में, तो वाट में होती है। तो ये हो गई हमारी पावर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमको लाइन करंट मैंने निकाल के रख लिया, ये लाइन करंट हो गई। पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर हो गया, पावर, ये पावर हो गई। तीनों चीज़ मैंने यहाँ पास निकाल के रख लिया। तो इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन है किसमें, स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन मतलब तारा संयोजन, तारा संयोजन के ही बोलते हैं बाई संयोजन। बाई जैसे दिखता है ना, स्टार कैसे बनाते हैं, ये हो गया ये स्टार। तो स्टार को हम इसका उल्टा करें तो ऐसे बनाते हैं स्टार को ना, ये स्टार हो गया। तो बाई जैसे दिख रहा है, बाई सेम में, बाई सेम में, तो इसको बाई कनेक्शन ही बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे आप बाई। तो तारा संयोजन, स्टार कनेक्शन, बाई संयोजन, इस प्रकार से इसको आप नाम दे सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अब पढ़ते हैं जो, तो वो पढ़ेंगे डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है पूरा चीज़ समझेंगे, कितना लाइन करंट कैसे कितने गुना कम ज़्यादा, जिस प्रकार से हमने स्टार में समझा उसी प्रकार से अब डेल्टा में समझने वाले हैं। नोट कर लिए इसको, ओके। न्यूमेरिकल को आप कुछ नोट करते चलिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पास मेरा नाम मिल जाएगा। टेलीग्राम में वहाँ पास आपको PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप पूरी PDF की सुविधा है, वहाँ से आप पूरा नोट कर सकते हैं।
तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो क्या, स्टार कनेक्शन। स्टार ही याद आता है, स्टार तो हो गया है। डेल्टा कनेक्शन पढ़ने वाले हैं, डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन, हम डेल्टा कनेक्शन पढ़ते हैं। अब इसको या तो इस प्रकार डेल्टा जैसे चिन्ह भी लिखते हैं, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, करना वही है जो हमको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ पास से हमने इस प्रकार से क्या लिया, कॉइल लिया। ये कॉइल का हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको स्टार्टिंग सिरा, और इसको मान लेते हैं फिनिशिंग सिरा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पास भी हमने ये कॉइल ले लिया। ये कॉइल का क्या है, कॉइल का ये स्टार्टिंग सिरा है और कॉइल का ये फिनिशिंग सिरा है। इसको ऐसे करना है, यदि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ फिनिश करेंगे, फिर जहाँ फिनिश होगी वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ फिनिश हो गई, तो हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तब तो हम फिनिश होगी। आप फिनिश हो गई, फिर से आगे उसी प्रकार से हमको आगे बढ़ता है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो हमको जहाँ से स्टार्ट वहीं से जहाँ से फिनिशिंग वहीं से स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ फिनिश हो गया, अब फिनिश हो गया तो फिर हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हमने फिर से, अरे टेढ़ा क्यों बन रहे हो, या तो टेढ़ा फिर हम खड़े ही हैं। ये तो यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास से स्टार्ट हुआ, यहाँ पास से फिनिशिंग हुआ। ओके, ये 3 वायर हो गए। 3 वायर को हमको दूर ट्रांसमिट करना है, तो कम वायर हमको जटिल ना हो, इसके वजह से हमको कम वायर रखने पड़ते हैं। तो इसको हम संयोजित करते हैं। कहाँ संयोजित करते हैं, हम जनरेटर के अंदर ही आंतरिक संयोजन करते हैं। तो इसको मैंने इन 2 वायर को क्या निकाल लिया। इसका हम नाम कैसे दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं, एक का E1 नाम, E2 नाम, E3 नाम। E मतलब क्या है, फेज है, फेज 1 की कॉइल, फेज 2 की कॉइल, फेज 3 की कॉइल। तो यहाँ पास मैंने फेज 1 की जो कॉइल है तो यहाँ पास ला लिया। अब फेज 2 की कॉइल को मैं लाता हूँ, फेज 2 की कॉइल को मैं लाता हूँ। तो ये फेज 2 की कॉइल हो गई फिनिशिंग वाली, और इसकी जो यहाँ पास होगी स्टार्टिंग जो होगी, तो स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से हो गई, ला लिया। अब E2 की कॉइल को मैं ला लेता हूँ, ये फिनिशिंग कॉइल हो गई, ये फिनिशिंग कॉइल हो गई, और ये कौन सी हो गई, स्टार्टिंग कॉइल हो गई। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि प्रत्येक कॉइल के असमान सिरे को हम क्या किए हैं, यहाँ पास संयोजित किए हैं, जिससे हमारे 3 वायर निकल के आए हैं। अब हमको ट्रांसमिट करने के लिए 3 वायर क्या होंगे, आसान हो गए। 6 वायर से हमको 3 वायर मिल गया, इसका हम आंतरिक संयोजन करके इस प्रकार से निकाल लिए। हमको एक चीज़ इसमें देखने को साफ मिल रहा कि कहीं पास कोई न्यूट्रल नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, 3 फेज हैं और वायर की संख्या कितनी है, 3 ही है। तो इसको 3 फेज 3 वायर बोलते हैं, 3 फेज 3 वायर बोलते हैं। अभी कल BSP का एग्ज़ाम हुआ है, भिलाई स्टील पावर प्लांट का, तो उसमें ये चीज़ सीधा पूछा था कि 3 फेज 3 वायर किस में होते हैं, स्टार में, डेल्टा में, किस में होते हैं। तो आपको सीधे रख देना है 3 फेज 3 वायर किस में होते हैं, आपका ये डेल्टा संयोजन में। तो इसमें हम लिखेंगे क्या है, 3 फेज 3 वायर कनेक्शन है, कनेक्शन 3 फेज 3 वायर कनेक्शन है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक बिंदु पर जोड़ देते हैं, एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो हम E1 कॉइल की स्टार्टिंग सिरे को
और F1 मतलब फिनिशिंग कॉइल की स्टार्टिंग सिरे को क्या किए हैं, इस E2 के और इस E3 के कॉइल से मैंने जोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पास भी हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा कनेक्शन, ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब इसमें जो यहाँ पास ये जो दिख रही है E1 जो दिख रही है, ये है फेज। क्या है, फेज। तो हमारी जो फेज है, तो इन दोनों वायर के बीच में, इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या मिल रही है, फेज वोल्टेज मिल रही है, हमारी फेज वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं कि इन दोनों कंडक्टर के बीच में हमारी क्या मिल रही है, यही फेज वोल्टेज है। तो यहाँ पास हो जाएगी फेज वोल्टेज। तो यहाँ पास ये हो गई फेज वोल्टेज। अब हम देखते हैं कि दो कंडक्टर के बीच में जब हम कोई मेजर करते हैं, दो लाइन के बीच में, इसका हम नाम भी दे देते हैं, एक का नाम R/B। तो दो हम लाइन के बीच में जब मेजर करते हैं, तो वो हमको दो लाइन के बीच में जो मेजर करते हैं, तो वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। तो हमको ये देखने को मिल रहा कि जो इसमें डेल्टा कनेक्शन में जो हमारी फेज वोल्टेज है, वही हमारी लाइन वोल्टेज है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो लाइन वोल्टेज होगी वो फेज वोल्टेज के क्या होती है, बराबर होती है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो लाइनों के बीच का अंतर। तो लाइन वोल्टेज यहाँ पास दो लाइनों के बीच का क्या है, अंतर है। तो यहाँ पास किसके बीच का है, आर और बाई बीच का अंतर है। अब फेज हो गई हमारी ये। तो यहाँ पास जो फेज वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज की क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पास हम दूसरी वायर को देख लेते हैं, इसके और इसके बीच में। तो इसके और इसके बीच में कहें तो हम E2 जो कॉइल है, E2 कॉइल है, उसके सिरे को हम देखते हैं, उसके स्टार्टिंग सिरे को और उसी के फिनिशिंग सिरे को। तो यहाँ पास उसी के हम फिनिशिंग सिरे को देखते हैं। तो ये हो गई हमारी। तो यहाँ पास भी जो E2 है, तो E2 जो फेज है हमारी, तो वो E2 फेज है और वही भी क्या है, लाइन है, वही लाइन भी है। तो इसको हम बोल सकते हैं जो फेज होगा वो लाइन वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा, बाई और बी। ठीक इसी प्रकार से हम इन B और R के बीच का भी देख लेते हैं। तो B और R के बीच का भी जब हम देखते हैं तो हमको क्या मिला, यहाँ पास हमको मिला ये कि जो हमारी एक कॉइल है, एक कॉइल किस में आ रही है, सीधे आ रही है E3। तो E3 का जो फेज है, E3 का जो फेज है, तो E3 का फेज क्या है, E फेज बराबर जो E3 का फेज है, मतलब E कॉइल का फेज है जो सोर्स से उत्पन्न कर रही हुई EMF, तो वही उसकी क्या है, लाइन वोल्टेज है, वही उसकी लाइन वोल्टेज है। तो यहाँ पास R और B। तो हमको ये साफ दिख रहा कि जो इसकी फेज वोल्टेज होती है वही इसकी लाइन वोल्टेज होती है, वही इसकी लाइन वोल्टेज होती है। अब इसमें तो फिर करंट क्या होगी, करंट भी हमको देखना पड़ेगा। तो करंट हम इसको अब देखते हैं। तो उसमें क्या होता था, उसमें दो फेज के बीच में क्या मिलता था वोल्टेज हमको जो है, तो दो फेज के बीच में, दो फेज को ही क्या बोलते थे, लाइन वोल्टेज बोलते थे। और एक फेज और न्यूट्रल के बीच को क्या बोलते थे, फेज वोल्टेज बोलते थे। तो उसमें दो लाइन के बीच में 400 मिलता था, मतलब 400 मिलता था। तो इसमें भी दो लाइन के बीच में 400 मिलेगा। लेकिन उसमें जो स्टार कनेक्शन था उसमें एक फेज और न्यूट्रल के बीच में 130 के आसपास मिलता था। इसमें तो न्यूट्रल है नहीं, तो इसमें जो फेज है तो वही क्या है, इसमें जो फेज है वही क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो इसमें न्यूट्रल कोई किसी प्रकार से इसमें न्यूट्रल नहीं है। जो हमको घरों में यदि हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पहले तो वो आती हैं 3 वायर आता है, 3 वायर आता है। तो 3 वायर आता है, उसमें डेल्टा कनेक्शन रहते हैं। और वो 11,000 के हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो उसको सीधे कन्वर्ट कर देता है किसमें, हमारा 440 में, या तो 440 कितना बोले, 440 या फिर 420 में, जो भी है। तो उसमें 440 वोल्ट में वो क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है। और उसमें देखते हैं कि हम अपने घर में जो लाइन यूज़ करते हैं तो उसमें एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है, फेज होता है। तो वह हम कह सकते हैं कि जो हमको सेकेंडरी में मिल रहा है, जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी में संयोजन किया है, वो कौन सा संयोजन हो सकता है, फिर
हो सकता नहीं, वो होता ही है। तो वो आपका इससे पहले जो मैंने पढ़ रखा स्टार कनेक्शन, जो कि उसमें न्यूट्रल होता है, उस हमको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो हम स्टार कनेक्शन करते हैं वहाँ पास। तो इसमें हम बात कर रहे थे करंट की, तो इसमें करंट क्या होगी, तो इसमें जो करंट होगी लाइन करंट, लाइन करंट। तो लाइन करंट जो होगी, तो इसमें लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट की, फेज करंट की होती है √3 गुना। इसमें जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट की क्या होती है, 3 गुना। ये सदिश अंतर द्वारा हमको पता चलता है, गणना करके ये हमको मिलता है कि √3 गुना होती है जो इसकी फेज करंट होती है। तो उसमें क्या होता था स्टार कनेक्शन में, वो फेज करंट और लाइन करंट दोनों बराबर होती थी। लेकिन इसमें क्या है, √3 गुना है फेज करंट जो लाइन करंट की है। तो इसमें जो लाइन करंट होगी वो अंडर रूट क्या होगी, 3 गुना होगी फेज करंट की। या फिर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें आप बताइए फेज करंट कितना गुना होगी लाइन करंट की, ऐसे पूछ ले कि फेज करंट कितना गुना होगी लाइन करंट की, तो इसको आप कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, यहाँ पास √3 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो फेज करंट होती है स्टार डेल्टा कनेक्शन में, जो फेज करंट होती है वो लाइन करंट का क्या होती है, डिवाइड बाई √3 होती है, डिवाइड बाई √3 होती है। तो उसको गुणा नहीं बोल देना है, इसको डिवाइड मतलब भाग में है तो भाग में बोल देना है। तो आपसे ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि लाइन करंट कितनी होती है, तो वो √3 गुना होती है, √3 गुना होती है किसका, फेज करंट का मतलब यहाँ पास गुणा लग जाएगा, का लाइन करंट का √3 गुना जो होती है तो क्या होती है, फेज करंट होती है। तो इसमें ये हो गया हमारा लाइन करंट। अब जो लाइन करंट होती है तो उस वाले हम यदि स्टार में देखें तो स्टार में दो फेजों के बीच का क्या लेते थे, हम अंतर लेते थे, दो फेजों के बीच का क्या लेते थे, अंतर लेते थे। तो वो हमारा निकल के आता था सदिश वेक्टर डिफरेंस निकल के आता था। लेकिन इसमें हम करंट के बीच के ले रहे हैं अंतर, तो वो करंट के बीच का अंतर हम कैसे लेते हैं, L√3 I फेज। तो इसमें यदि हम देखें, मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, एक लोड को लगा देते हैं, एक लोड को मैंने यहाँ पास लगा दिया, यहाँ पास लगा दिया एक लोड को। अब इस लोड में क्या होगी, इस लोड में धारा प्रवाहित होगी, सोर्स से हमारी वोल्टेज सीएमएफ मिल रही, तो ये सर्किट पूरा हो गया। तो क्या होगी, इसमें अब धारा प्रवाहित होगी। इस लोड में धारा प्रवाहित हो रही, इस वायर से, ये वायर से प्रवाहित हो रही धारा, धारा प्रवाहित हो रही, ये धारा प्रवाहित हो रही, ये धारा प्रवाहित हो रही, ये, और फिर से आके जितनी धारा निकल रही उतनी धारा मिल जा रही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस वाले वायर में क्या है, जो IR है, इसमें करंट क्या होगी, इसकी जो करंट होगी तो क्या होगी, R जो कंडक्टर में है तो R कंडक्टर की करंट होगी IR। अब जो धारा बाहर की ओर जा रही है वो प्लस में होगी, और जो धारा अंदर की ओर आ रही है, बाई कंडक्टर में धारा अंदर की ओर आ रही है, तो इसको I बाई नाम देंगे, इसको I बाई नाम देंगे। तो यहाँ पास लिख सकते हैं I बाई, चूँकि ये अंदर की ओर आ रही है और ये क्या है, बाहर की ओर निकल रही, तो बाहर की ओर इसको हम क्या कहेंगे, IR बोल सकते हैं। तो IR जो बाहर की ओर जा रही वो प्लस में होगी, और I बाई जो है तो अंदर की ओर आ रही, सोर्स में अंदर की ओर आ रही, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो I बाई को किस में लिखेंगे, हम माइनस में लिखेंगे। तो हमको ये देखने को मिल रहा कि एक कंडक्टर में कितनी धाराएं हैं, दो धाराएं हैं, एक कंडक्टर में दो धाराएं हैं, मतलब दो धाराओं का क्या है, यहाँ पास सदिश है। और वहाँ पास क्या होता था, वहाँ पास वोल्टेज का होता था, और यहाँ पास धारा का है। ठीक इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, दूसरे कंडक्टर का भी निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। तो इस कंडक्टर में यदि हम लोड लगा दिए, इस प्रकार से हम लोड लगा दिए, तो इसमें भी क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, ये धारा प्रवाहित हुई, ये धारा प्रवाहित हुई, ये धारा, ये धारा, और यहाँ से आई ये धारा, ये धारा, ये धारा। तो ये धारा क्या हो गई, प्रवाहित हो गई,
यहाँ पास ये जो E2 है, तो E2 में हमने क्या किया, लोड लगा दिया, तो E2 का परिपथ पूरा हुआ और इसमें भी धारा प्रवाहित हो गई। तो इसमें हमको क्या क्या मिल रहा, जो धारा इसमें बाहर की ओर जा रही, तो ये कौन सी धारा है, I/बाई है। अंदर की ओर, सोर्स के अंदर की ओर जा रही वो धारा कौन सी है, IB है। तो इस कंडक्टर में हम कह सकते हैं कौन सी धारा मिल रही है हमको, इस कंडक्टर में जो धारा मिल रही है हमको, तो I/बाई, जो बाहर की ओर जा रही है वो प्लस में, और जो अंदर की ओर आ रही है IB अंदर की ओर आ रही है वो किस में, माइनस में। हमको इससे निकालने से ये तात्पर्य है कि देखेंगे कि सदिश अंतर, जो दो धाराओं के बीच का जो सदिश अंतर है वो हमको तय करना है, यहाँ पास निकालना है। अब हम इसमें भी लोड लगा देते हैं, E3 में भी लोड लगा देते हैं, E3 में भी, इसमें मैंने लोड लगा दिया, इसमें भी मैंने लोड लगा दिया, अब E3 में रह गया, तो E3 में भी हम अब लोड को लगा देते हैं। E3 में जब मैंने लोड लगाया तो इसमें क्या हुई, इसमें भी धारा प्रवाहित हुई। तो इसमें जो, हाँ एक चीज़ बताना था कि जो EMF होती है इस कॉइल में, जो EMF होती है, जो इसकी दिशा होती है, तो इसकी जो दिशा होती है तो वो होती है आपकी फिनिशिंग से स्टार्टिंग की ओर होती है। इस दिशा को कैसे दर्शाएंगे, फिनिशिंग से स्टार्टिंग की ओर, फिनिशिंग से स्टार्टिंग की ओर, और इधर फिनिशिंग से स्टार्टिंग की ओर, फिनिशिंग से स्टार्टिंग की ओर इस धाराओं की दिशा हम दर्शाते हैं। तो इसमें जो आपकी वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज धारा की दिशा में ही होगी, इसमें वोल्टेज धारा की दिशा में होगी। तो इस कंडक्टर में जो धारा बह रही तो ऐसे गई, और इस प्रकार से यहाँ से धारा निकल के आई, ये निकल के आई, वोल्टेज की दिशा में ही है, ये धारा निकल के आई, और फिर ये धारा निकल के आई इस कंडक्टर से, ये धारा निकल के आई, ये धारा और ये धारा। तो जो सोर्स में प्रवेश कर रही है तो वो क्या होगी, सोर्स में जो जा रही वो नेगेटिव होगी, और जो लोड में जा रही वो पॉजिटिव होगी। तो लोड में हमारी IB है, और यहाँ पास कौन, IR है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, अब इस कंडक्टर में लिख सकते हैं, नहीं इस वाली धारा को हमको यहाँ लिखना था, इस वाली धारा को हमको यहाँ लिखना था। तो कौन सी धारा यहाँ पास लिखे थे हम, इरेज भी कर दिया। तो इसमें हम देखते हैं, मैं देख लेता हूँ ना, यहाँ से धारा प्रवेश किया था तो I/बाई है माइनस IB, तो ये धारा को मैंने नीचे लिखा था, तो इस कंडक्टर की धारा है वो। तो इस कंडक्टर की धारा हमारी हो जाएगी जो अभी मैं निकालने वाला हूँ। तो I जो है, R है, ये नेगेटिव में है, IR क्या है, नेगेटिव में है, क्योंकि वो सोर्स में जा रही, और ये क्या है, लोड में जा रही, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गई। तो इस प्रकार से धारा हो गई हमारी, ठीक है। तो एक फेज की, E फेज की धारा, E2 फेज की धारा, E1 फेज की धारा। तो हमको ये देखने को मिल रहा है, इससे ये सिद्ध हुआ कि एक ही कंडक्टर में एक दूसरे के विपरीत जा रही, ये इधर जा रही तो ये इधर जा रही, यही हाल पूरे में है, यही हाल पूरे में है। ये धारा यहाँ पास जा रही है तो ये धारा एक दूसरे के विपरीत है, यही हाल इसमें भी है, इस दिशा में जा रही और ये इस दिशा में जा रही। तो एक ही कंडक्टर में क्या जा रही, एक दूसरे के विपरीत धारा जा रही। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, धाराओं का क्या है, सदिश अंतर है। तो इसमें धारा का जो होती है तो सदिश अंतर होता है। तो इसमें जो L1 में है, तो L1 हम किस मान लेते हैं, E1 को हम L1 मान लेते हैं। तो L1 की जो धारा है तो हमारी कितनी है, IR है माइनस I/बाई है। L2 की हम मान लेते हैं, लाइन 2 की धारा हम मान लेते हैं कितनी है, I/IB, I/IB। अब यहाँ पास जो E3 है तो E3 की, L3 की धारा कितनी है, E3 मतलब L3, तो IB माइनस IR। तो हमको ये सिद्ध हो गया कि एक लाइन में जो दो धारा हैं, इससे पहले एक लाइन में क्या होता था, इससे पहले जो हम पढ़ते थे तो दो वोल्टेज का अंतर होता था, दो फेजों का अंतर होता था, दो फेज के जो दो फेज होते थे उनका जो अंतर होता था वह लाइन वोल्टेज कहलाता था।
लेकिन यहाँ पास हमको सिद्ध हो गया कि जो दो लाइन के जो दो फेज के कंडक्टर में जो धारा प्रवाहित हो रही उनके बीच का जो अंतर है तो वो क्या होगी, हमारी लाइन धारा होगी। मतलब यहाँ पास सीधा सीधा कि दो धाराओं के बीच का जो अंतर होता है, सदिश अंतर होता है, वेक्टर डिफरेंस होता है, तो वो होता है वो आपकी लाइन धारा होती है। तो दो फेजों के बीच का जो अंतर होगा, दो फेज के धाराओं के बीच का जो अंतर होगा वही होगी हमारी लाइन धारा। तो इसमें हमको इतनी चीज़ निकल के आती है। तो मैंने इसमें क्या देख लिया, जो वोल्टेज होती है तो वोल्टेज हमारी फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होती है। फिर इसके बाद हमने धारा देखा, तो लाइन धारा जो होती है तो फेज धारा का √3 गुना होती है, मतलब लाइन वोल्टेज ज़्यादा है और एक फेज वोल्टेज कम है, इसलिए तो इसमें हमको 3 का गुणा करना पड़ा। तो हम आपको ये भी सिद्ध करके दिखाएंगे कि यह जो आई फेज है तो कितना कम है, कितने एंगल से कम होगी। इसको हम फेज वेक्टर जो इसका फेज डायग्राम है तो उसको हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कितना एंगल से ये कम है। तो आपकी ये हो गई, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका बचा पावर। तो इसमें हम पावर निकालेंगे। तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर निकालने के लिए वही फार्मूला है जो आपने स्टार में निकाला था। तो पावर P बराबर हमने क्या निकाला था, √3 निकाला था, P बराबर √3। और पावर को हमेशा लाइन के उसमें पद में लिया जाता है, और यहाँ पास करंट भी लाइन के पद में cos φ। आप ये सोच रहे हो कि √ कैसे आया, तो इसको मैंने कल बताया था। तो √ चलिए फिर से एक बार इसको रिपीट। तो हमारी जो पावर का सीधा फार्मूला होता है इतना होता है। पावर कितना फार्मूला होता है, P बराबर VI cos φ। हमारे पास कब की फार्मूला है, जब हम सिंगल फेज की निकालते हैं। तो 3 फेज की निकालने के लिए हम तीनों फेजों का क्या करते हैं, योग करते हैं। तो यहाँ पास तीनों फेज का योग करेंगे तो 3 बार जोड़ देंगे तो यहाँ पास 3 बार आ जाएगा, क्योंकि 3 लाइन है तो 3 बार हमको जोड़ना पड़ेगा। अब जो हमारी होती है तो फेज वोल्टेज होती है। यहाँ पास कौन सी वोल्टेज है, फेज है। यहाँ पास कौन सी धारा है, फेज धारा है। फेज धारा ही होगी ना, लाइन धारा क्यों नहीं होगी, क्योंकि लाइन धारा दो फेजों के बीच में लेते हैं ना, और जो फेज होगा तो वो न्यूट्रल और फेज के बीच में लेते हैं। तो न्यूट्रल और फेज के बीच की कंडीशन है। अब इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, हम जानते हैं कि VL बराबर होता है √3, और V फेज होता है तो V फेज के हम जगह क्या रख सकते हैं, VL/√3 बराबर V फेज। इतना मैं कल इसके स्थान पे अब हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ मैंने कल बताया था, VL बराबर √3। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसमें आई स्टार कनेक्शन में जो आई का मान होता है, आई फेज का मान होता है, वही आई लाइन का भी मान होता है। तो इसमें हम आई लाइन cos φ आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कल कि जो cos φ होता है वो फेज करंट और फेज वोल्टेज के मध्य का जो अंतर होता है। लाइन नहीं जोड़ना है, लाइन शब्द ले लिया आप मतलब गलत हो गया। तो यहाँ पास फेज करंट और फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का जो अंतर होता है वो cos φ होता है। यहाँ पास इसके हम लाइन के पद में ले लिया और इसको भी हमने लाइन के पद में ले लिया, क्योंकि आई फेज और IL स्टार कनेक्शन में बराबर होते हैं। तो यहाँ पास क्या है, 3 है, चूँकि मैंने 3 फेज का निकालना यहाँ पास चाहता हूँ। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 या फिर √3। ओके, यहाँ पास VL √3, इसको मैंने कल काट दिया था। तो हमारे पास जो बचा था √3 VL IL cos φ मिला था। तो ये चीज़ हम कल पावर का फार्मूला निकाले थे, इसको तो परसों भी निकाले थे, 3 बार हो गया है, आपका रिवीजन कर दिया। तो यहाँ पास जो हमारा पावर होता है, तो पावर हम कैसे से निकालते हैं, तो पावर हम निकालते हैं P बराबर √3 VL IL cos φ। इस प्रकार से पावर निकालते हैं जो वाट में होगा। तो यहाँ पास
यहाँ पास इसका मान रख देंगे जो भी होगा। तो ये वास्तविक पावर हो गई। वास्तविक को बोले तो यथार्थ, सक्रिय, ट्रू पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर, इतने नाम पूरे हम बताए थे। तो यहाँ पास हम आभासी निकालें, आभासी नहीं, प्रतिघाती। प्रतिघाती कहें तो क्यों, मतलब प्रतिघाती को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर को, रिएक्टिव पावर को बोलते हैं आपका अवास्तविक पावर। अवास्तविक, काल्पनिक, काल्पनिक बोलते हैं, अवास्तविक बोलते हैं और रिएक्टिव बोलते हैं, प्रतिघाती बोलते हैं। उसको भी निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, VL IL। यहाँ पास काश है तो उसमें साइन हो जाता है, सभी जानते हैं। इसके बाद S जो होता है, S होता है वो सापेक्ष होता है। सापेक्ष पावर, आभासी पावर, अपरेंट पावर, तो ये दोनों पावरों का क्या होती है, वर्ग का योग होती है। तो इस प्रकार से हम सापेक्ष पावर को निकाल सकते हैं। यदि हम इसके अंदर इसका मान रखें तो क्या आएगा, इसका मान रखें तो P की जगह हम क्या लिखेंगे, √3 VL IL cos phi कोष्टक में बंद। इसको थोड़ा हम और पहले लिखते हैं तब अच्छे से आपको समझा पाएंगे। तो S बराबर हम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, ये अंडर रूट लगा है, P का मान रखेंगे, P का मान है आपका √3 VL IL cos phi का स्क्वायर प्लस √3, इस मान को रख रहे हैं ना, √3 VL IL sin phi स्क्वायर। अब इसमें से आप देख रहे हैं जो स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को क्या करेगा, निपटा देगा। ये जो रूट है तो ये स्क्वायर इसको क्या करेगा, निपटा देगा, निपट गया। तो हमारे पास ये जो बड़ा वाला रूट है तो इसको 3 को लगा देगा, बड़ा वाला रूट, तो हमको ये कॉमन निकल गया। अब हमारा VL जो है तो क्या करेगा, VL भी यहाँ पास इस प्रकार से निकल आएगा और IL भी यहाँ पास से निकल आएगा। बोलेंगे इसमें रूट क्यों नहीं लगाए हैं, जब यहाँ पास रूट इतना बड़ा सा लगा है तो भाई जो स्क्वायर है तो क्या करेगा, इसको निपटाने का काम करेगा, निपटा देगा। अब हमारे पास कॉमन में क्या बचा, ये स्क्वायर जो है तो रूट को निपटा देगा। तो cos phi प्लस sin phi, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान हो जाता है पूरे का 1 हो जाता है। तो हमारा जो निकल के आता है वो कितना निकलता है, √3 VL IL, इतना चीज़ हमारा निकल के आता है। तो ये हो जाती है हमारी सापेक्ष पावर। अब इसमें हमारी पावर भी हो गई। अब इसमें हमको क्या निकालना बाकी रह गया, आभासी शक्ति, सब कुछ निकाल लिया। इसके भी बीच का जो फेज एंगल होगा वो 120 ही होगा। ये भी कल BSP के एग्जाम में पूछा था, BSP के एग्जाम में कल पूछा था भिलाई स्टील पावर प्लांट के कि 3 फेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, 120 120। और इसमें कुछ क्वेश्चन करा दें, इसमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसके क्वेश्चन उसी प्रकार से होगा जैसे आपने स्टार्ट में किया है, कुछ नहीं करना है इसमें। यदि इच्छा होगी तो कल करा देंगे, बाकी इसमें कुछ खास बचा नहीं है अब। हाँ, आपको एक हम फेज दिखाने वाले थे कि ये आखिर कितना था, कितने फेज से ये क्या करती है, पीछे रहती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पास दिखाता हूँ। मैं यहाँ पास दिखाता हूँ आपका जो फेजर डायग्राम बना के। तो ये हो गई हमारी क्या, वास्तविक शक्ति। यहाँ पास हम बना लेते हैं करंट का हम दर्शाते हैं, करंट का।
तो करंट यहाँ हो गई हमारी आई, ले लेते हैं आर। कितने एंगल से रहती है, ये हो गई, ये हो गई। तो ये हमारी आई आर करंट, आई बाई करंट, आई बी करंट, इन तीनों के बीच का जो कोण है तो आपको पता ही है कि कितना है। इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ कल पूछा था कि 3 फेज में कितने का अंतर होता है, कितने कोण का अंतर होता है। 120 होता है। इसको अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको आप जानते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पास हमको दूसरा चीज़ बनाना है कुछ। अब इसमें देखें तो यह क्या होती है, वोल्टेज से क्या करती है, यह वोल्टेज से, यहाँ पास वोल्टेज से क्या करेगी, करंट लैग करेगी, वोल्टेज से लैग करेगी। लैग करेगी कितना डिग्री करेगी, 5 डिग्री करेगी। वोल्टेज से कितना करेगी, 5 डिग्री लैग करेगी। तो यहाँ हम ले लेते हैं भी आर ले लेते हैं। ये भी क्या करेगी, वोल्टेज से लैग करेगी, वोल्टेज से लैग करेगी। तो इसको हम ले लेते हैं भी बाय। ये भी क्या करेगी, वोल्टेज से लैग करेगी। तो इसको ले लेते हैं 5 डिग्री लैग कर रही है। 5 डिग्री के ही मान हमको निकालना है कि आखिर 5 डिग्री का मान कितना है। जितना मान होगा तो वही हम मान लेंगे, उससे पीछे है, कम है, इसलिए उसका मान क्या है, कम है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यदि इसका हमने आई बी नाम दिया है, किसी हम सदिश को यदि हम 180 डिग्री विपरीत घुमा दें तो वह नेगेटिव हो जाता है। जैसे इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। 0 है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस मान लीजिए हम 90 को 180 घुमा दिए, यहाँ पास 180 आ जाएगा, तो यह सीधे नेगेटिव में आ गया। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी सदिश को 180 घुमाने पर वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पास यदि हम आई बी सदिश को 180 हम घुमा दें तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आई बी सदिश को मैंने 180 क्या किया, घुमा दिया। आई बी सदिश को मैंने 180 घुमा दिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं तो इस आई धारा और इस आई धारा के बीच में कितनी थी, 120 थी, 120 डिग्री था। तो ठीक है 120। अब एक हमको मिल गई यहाँ पास आई बी धारा, तो 120 से हमको कितना हो गया, सीधे आधा आ गई है इसकी। तो 120 का आधा 60 हो जाएगा, तो ये हो गई आधा। तो यदि हम इसके बीच में देखें तो वे कितना मिलेगी, 60 डिग्री मिलेगी। इसके बीच में भी कितना मिलेगी, 60 मिलेगी, क्योंकि 120 है ना दोनों के बीच के डिफरेंस, तो 60 मिलेगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी आई बी धारा है, आई बी धारा है जो, तो इतने ही मान की धारा को हम क्या करते हैं, इतने ही धारा की मान को हम इसको सीधे यहाँ पास उतार देते हैं। इतने ही धारा के मान को हम सीधे यहाँ पास उतार देते हैं। तो इसका जो लेंथ है उसी लेंथ में ले लेते हैं, और इसकी जो इधर की लंबाई है तो इधर की लंबाई भी हम यहाँ पास ले लेते हैं। तो यहाँ पास हमको देखने को मिला कि दो यहाँ पास जो मिलेगी हमारी धारा, तो वो दो धारा का क्या होगी, अंतर होगी। एक आई बी धारा और एक आई आर धारा। तो यहाँ पास एक आई आर धारा और एक आई बी धारा, दोनों का अंतर होगी, क्योंकि दो धाराएं यहाँ पास अभी हमको मिल रही। अब यहाँ पास जो हम एक रेखा खींच देंगे तो यही हो जाएगा क्या, हमारा दोनों धाराओं का योग हो जाएगा, दोनों धाराओं का योग हो जाएगा। तो यहाँ पास जो धारा मिलेगी, तो यहाँ से यहाँ तक अभी थी कितनी, 60 थी। अब कितना बचा हमारा, 30 बचा, और इधर कितना बचा, 30 बचा, 30 बचा। तो हम कह सकते हैं कि जो दो धाराओं के बीच का अंतर है तो वो कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ये कैसी धारा है, हमारी फेज की धारा,
फेज की धारा है तो वो कितनी है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है इसीलिए क्या है वो, उसमें हमको 30 डिग्री है इसलिए हमको √3 का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, तब जाके लाइन धारा के बराबर होती है। तो इसमें आपको सीधा से याद रखना है कि जो इसमें कितने डिग्री पीछे रहती है धारा, तो वो रहती है 30 डिग्री रहती है। आपको ऑप्शन में देगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री उसमें टिक करके आना है, क्योंकि स्टार में पूछेगा कि कितने डिग्री धारा रहती है इसमें पीछे, तो आपको यहाँ पास लिखना है 30 डिग्री। यदि स्टार के केस में बात कर रहा है, सॉरी डेल्टा के केस में बात कर रहा है, धारा कितने डिग्री रहती है डेल्टा के केस में कर रहा बात, तो आपको 30 डिग्री। यदि वहाँ पास चले जाएँ तो वहाँ पास दोनों फेज वोल्टेज का फेज होता था अंतर, और यहाँ पास धारा का अंतर है, तो धारा का अंतर कितना होगा, 30 होगा। लेकिन जब स्टार में चले जाएँ तो स्टार में वोल्टेज का होता था अंतर, तो स्टार में जो वोल्टेज का अंतर होगा तो वहाँ कितना डिग्री होगा, तो वो 30 डिग्री ही होगा। वो हमको इस प्रकार से सदिश बना के हमको पता चलता है गणना करने पर कि वो 30 डिग्री का ही अंतर होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि स्टार की बात करें, स्टार की बात करें तो वहाँ पास क्या होगी, दो फेस के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पास यदि बात करें हम डेल्टा, तो डेल्टा में दो करंट के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। आपको ये याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। हमें आशा है कि पूरा चीज़ समझ में आई होगी आज की। ओके।